जम्मू कश्मीर की आवाम ने 1947 में भी ये फैसला किया था कि वो भारत की सरपरस्ती में रहना चाहते हैं, वो भारत की जमहूरियत में रहना चाहते हैं, वो भारत के लोकतंत्र में रहना चाहते हैं, वो वजीर आजम हिंद को अपना वजीर आजम मानेंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम अपनी हुकूमत या अपने हुकूक के इख्तियार को पाकिस्तान को देंगे। इसलिए वहाँ की आवाम हमेशा से ये चाहती थी। लेकिन चूंकि इस परिवारवादी पॉलिटिक्स देश में, जो जिसे आप नेहरू गांधी परिवार कहते हैं, और कश्मीर में जिसे अब्दुल्ला परिवार कहते हैं, वो पॉलिटिक्स इस्टेब्लिश रहे। इस चीज़ के लिए क्या किया गया कि उस वक्त भी उस तरीके की स्थिति उत्पन्न की गई और आज फिर वही उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में नॉर्थ कश्मीर बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ते हैं और वहां से वो चुनाव हार जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे अनंतनाग रजौरी पुंछ सीट से महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ती है और वहां पे मियां अल्ताफ लारवी जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर है, वो चुनाव जीत जाते हैं। यानी कि पूर्णतः एनसी और पीडीपी को जम्मू कश्मीर की आवाम ने मना कर दिया है कि आप हमारे हुकूकों का, आप हमारे जमहूरियत का कोई भी फैसला नहीं करेंगे। हम ऐसे लोग चुनेंगे जो सच में हमको रिप्रेजेंट करते हो। वो बार बार ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं जब से इलेक्शंस की डेट आई है। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो भारतीय हुकूमत को चेताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे इंडिया की जमहूरियत को, इंडिया के लोकतंत्र को, इंडिया के संविधान को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्म फोर्सेस तैयार हैं। ऐसे ही पत्थरबाजी होने लग गई और पत्थरबाजी स्कूल ड्रेस में होने लग गई। इस प्रोसेस में 30 साल का समय लगा यशपाल जी, 30 साल का। जब इलेक्शंस में वो ताकतें जो कश्मीर का विभाजन चाहती थी वो चुनाव नहीं जीत पाई, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस पे वैसे लोग बिठाने शुरू किए जो पाकिस्तान परस्ती करते थे। और उमर अब्दुल्ला के अपने चाचा जो आजीवन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी रहे और विधायक भी रहे, आपको पता है उन्होंने लाइफ टाइम इंडिया का पासपोर्ट नहीं लिया, लाइफ टाइम इंडिया का पासपोर्ट नहीं लिया है और उसने भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से विधानसभा का चुनाव जीता है। पीडीपी ड्यूअल झंडे की बात करती है, ऑटोनॉमी की बात करती है, सेल्फ रूल की बात करती है और इंडिया में चुनाव लड़ रही है और इलेक्शन कमीशन इनको चुनाव लड़ने दे रहा है। उसके बाद भी भारत में तानाशाही है और जिस पाकिस्तान में एक चुने हुए वजीर आजम इमरान खान को जेल में डाल दिया जाता है, वो उसकी बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। इस वक्त हमारे साथ मेरी खास मेहमान प्रभात रंजन मिश्रा जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर से आपका रिश्ता बड़ा गहरा है, बड़ा पुराना है। आर्टिकल 370 की बहाली यानी कि हटने से पहले भी आप जम्मू कश्मीर को बड़े करीब से जान रहे थे, वहाँ की कश्मीरियत से बड़े अब वाकिफ़ भी रहे हैं, आपने लोगों से बड़ी गुफ्तगू करी है और 370 हटने के बाद भी आपका जम्मू कश्मीर का दौरा लगातार जारी रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, अब जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल है, चुनावी बहार आ गई है, क्या माहौल हो रहा है जम्मू कश्मीर का? अब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में दस्तक दी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर्वा फारूक अब्दुल्ला से उनकी मुलाकात, क्या मायने हैं इस मुलाकात के? ये जो गठबंधन बन रहा है, क्या लगता है दिल्ली की सियासत में इसका कितना असर पड़ेगा सर? देखिए, पहली बात, ये कोई नया गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन बहुत नेचुरल है और वो आज से नहीं है, वो प्री इंडिपेंडेंस है। शेख अब्दुल्ला को कश्मीर की राजनीति में इस्टेब्लिश करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शर्त रखी कि जो विलय का समझौता होगा उसके ऊपर राजा साहब के तो दस्तखत चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो दस्तखत तब मान्य होंगे जब शेख अब्दुल्ला अपनी सहमति दर्ज करवाएंगे। और यही वजह रही कि जो शेख अब्दुल्ला सिर्फ एक सूबे के, एक हल्के के, एक खित्ते के, जो छोटा सा खित्ता है श्रीनगर का, नॉर्थ कश्मीर का, बारामूला जिसे आज हम कहते हैं, उसके नेता हुआ करते थे, उन्हें पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नेता इस्टेब्लिश किया गया। और आज वही दोबारा जो है वो रिपीट हो रहा है, जहां पे राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और फारूक अब्दुल्ला के बेटे शेख अब्दुल्ला के पोते को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाती या पर नाती वही काम कर रहा है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था अपने मित्र शेख अब्दुल्ला के लिए, जिसकी वजह से शेख अब्दुल्ला के पास क्या आई, एक पावर आई। वो पावर क्या थी कि वो दोनों लोगों के साथ डील कर रहा था, हिंदुस्तान के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी। जबकि बाकी जगहों पे तो ये अधिकार किसको मिले थे? राजा साहब को। जोधपुर के जो राजा थे वो डील कर रहे थे ना। क्या जोधपुर में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नहीं थे? क्या जोधपुर में वो नेता नहीं थे जिनके पास पूरा का पूरा एक हुजूम था? लेकिन वहाँ पे और लोगों को या अन्य लोगों को ये अधिकार नहीं दिए गए, लेकिन शेख अब्दुल्ला को यह अधिकार दिलाने के लिए वो हट पे रहे। जिसका नुकसान क्या हुआ कि 1948 में हमारा एक बहुत बड़ा भूभाग हमारे हिस्से में नहीं रहा। आज जो पुंछ आप देखते हैं ना, बहुत बड़ी नगरी है, पुंछ का नाम हुआ करता था पुलुत्स।
पुंछ जो है अपने आप में अलग रियासत हुआ करती थी, वो कश्मीर रियासत का भाग नहीं थी। पुंछ के 2/3 हिस्से पर किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान ने। राजौरी, उस टाइम में राजपुरी, उससे पहले भी उसके अन्य नाम हुआ करते थे। दिल्ली में जो राजौरी गार्डन है ना आपका, वो वहीं से केंद्रित है, क्योंकि राजौरी की जो शहजादी थी उसकी शादी एक मुगल बादशाह से हुई थी, यानी कि वलियात से हुई थी। वो बादशाह नहीं बन पाया था, वो हिस्सा भी हमारे पास से चला गया। बाकी बारामूला के साइड के हिस्से तो आपको पता ही है। और उसको नाम क्या दिया गया? उसको नाम दिया गया कबायली हमला। कबायली हमला, पाकिस्तानी फौज के हमले को एक साजिश के तहत शेख अब्दुल्ला ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतिहास के किताबों में यह दर्ज करवाया कि वो सिर्फ और सिर्फ एक कबायली हमला था। और 370 आया, 35 आया, और उसके बाद क्या हुआ? भारत की संसद ने उसे निरस्त किया। और अब दोबारा क्या हरकत की जा रही है? राजा साहब जो उस वक्त नहीं चाहते थे कि इस तरीके की कोई स्थिति उत्पन्न हो, इसी तरीके से भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर नहीं चाहते हैं कि उस तरीके की कोई स्थिति उत्पन्न हो। तो उत्पन्न करने के लिए बार्गेनिंग पावर उस टाइम में शेख अब्दुल्ला को दी गई, और अब एनसी के नेता उमर अब्दुल्ला को दिलवाने की साजिश की जा रही है। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा इस देश की संसद पर किसको भरोसा होना चाहिए? किसी को नहीं। देश की संसद ने 370 और 35 से निरस्त किया था, संवैधानिक रूप से निरस्त किया था। 5 सांसद है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख को जोड़ लीजिए 6ठा। क्या 6 लोग मिलकर 370 और 35 है कि वही बहाली कर पाएंगे जिस तरीके से वो निरस्त हुआ है? संभव नहीं है। ये जब संभव नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक असंवैधानिक तरीका इस्तेमाल करेंगे। जैसा पहले किया गया था उस तरीके की स्थिति उत्पन्न की जाएगी जिस तरीके से पहले थी, और कश्मीर को फिर से एक फर्टाइल लैंड बनाया जाएगा टेरर का। प्रभात जी, इस बार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी की मुलाकात और गठबंधन फारूक अब्दुल्ला की पार्टी एनसी से जब ये गठबंधन की बात आ रही है, हालांकि उमर अब्दुल्ला अपना ही लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं, कमजोर है पकड़ उनकी। अब आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो है उन्हें और मजबूत करने की कोशिश हो रही है दिल्ली से। जम्मू कश्मीर की आवाम ने 1947 में भी ये फैसला किया था कि वो भारत की सरपरस्ती में रहना चाहते हैं, वो भारत की जमहूरियत में रहना चाहते हैं, वो भारत के लोकतंत्र में रहना चाहते हैं, वो वजीर आजम हिंद को अपना वजीर आजम मानेंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम अपनी हुकूमत या अपने हुकूक के इख्तियार को पाकिस्तान को देंगे। इसलिए वहाँ की आवाम हमेशा से ये चाहती थी। लेकिन चूंकि इस परिवारवादी पॉलिटिक्स देश में, जो जिसे आप नेहरू गांधी परिवार कहते हैं, और कश्मीर में जिसे अब्दुल्ला परिवार कहते हैं, वो पॉलिटिक्स इस्टेब्लिश रहे। इस चीज़ के लिए क्या किया गया कि उस वक्त भी उस तरीके की स्थिति उत्पन्न की गई, और आज फिर वही उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में नॉर्थ कश्मीर बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ते हैं और वहाँ से वो चुनाव हार जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट से महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ती है, और वहाँ पर मियाँ अल्ताफ लारवी जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर है, वो चुनाव जीत जाते हैं। यानी कि पूर्णतः एनसी और पीडीपी को जम्मू कश्मीर की आवाम ने मना कर दिया है कि आप हमारे हुकूकों का, आप हमारे जमहूरियत का कोई भी फैसला नहीं करेंगे। हम ऐसे लोग चुनेंगे जो सच में हमको रिप्रेजेंट करते हो। और यहाँ सवाल ये बनता है कि ये लोकसभा का चुनाव था, अब विधानसभा के चुनाव में 90 सीटों का समीकरण है। बार बार ही कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी गठबंधन करती है तो क्या ये बार बार इस बात को साबित कर रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला के एक झंडे वाली थ्योरी को, कि कश्मीर के लिए अलग झंडा चाहिए, इसका भी समर्थन हो रहा है। 370 की बहाली को लेकर भी समर्थन हो रहा है। पाकिस्तान के साथ में ट्रेड व्यापार का भी समर्थन किया जाएगा, और ये भी समर्थन होगा कि अब जो कहीं ना कहीं शंकराचार्य हिल है उसे तख्त सुलेमान घोषित कर दिया जाए। क्या कांग्रेस पार्टी की यही मंशा दिख रही है? देखिए, मैंने ये बात पहले भी कही आपको कि ये कोई नई बात नहीं है। जब कश्मीर की एक सियासत का एक किस्सा मैं आपको बता देता हूँ। कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य रहा पहले शुरुआत में जहाँ सामूहिक रूप से गौकशी बैन रही। आप खुले में गौ हत्या नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, गाय को पूजने वालों की हत्या जो है वहाँ पे खूब हुई है। मैं कश्मीरी पंडितों की बात कर रहा हूँ। जिस वक्त में ये नरसंहार हुआ तब इस देश को पहला मुस्लिम और कश्मीरी होम मिनिस्टर मिला था, और वो होम मिनिस्टर चुनाव कहाँ से लड़ा था? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। नाम क्या है? मुफ्ती मोहम्मद सईद। उस टाइम में वहाँ का वजीर कह लीजिए कश्मीर का, जिसको 6 साल तक अपनी सत्ता रखने का अधिकार था, उसका अलग झंडा था। कौन था? फारूक अब्दुल्ला। जब साउथ कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से, श्रीनगर से, कश्मीरी पंडितों की धरती से कश्मीरी पंडितों को मार मार कर बाहर निकाला जा रहा था, तब एक गृह मंत्री भी कश्मीरी था और वहाँ का चीफ मिनिस्टर भी कश्मीरी था। और ये सब क्यों हुआ?
इसके पीछे की एक बहुत बड़ी साजिश रही, और वो साजिश ये थी कि फारूक अब्दुल्ला को कुर्सी पर बिठाने के लिए वहां के जनरल इलेक्शंस में रिगिंग की गई थी, और वो रिगिंग फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी ने मिलकर करवाई थी, जिसका नुकसान कश्मीरी पंडितों को उठाना पड़ा। क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती तो इस बार जम्मू कश्मीर की जो 3 सीटें हैं, मेनली कश्मीर सूबे की, अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला, उस पर अपने कैंडिडेट नहीं उतार सकती थी? लेकिन अगर बाई चांस कश्मीर के इन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती, तो आपको पता है कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का स्टैंड क्या होता? कि उन्होंने इलेक्शंस में रिगिंग की है, और इस रिगिंग के सहारे वो कश्मीर को जलाने का ख्वाब देखते, और वही करते जो 1990 में हुआ था। जो 19, 20, 21, 22 हज़ार जो कश्मीरी पंडित वहाँ रह गए हैं, उन पे हमला करते। वो बार बार ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं जब से इलेक्शंस की डेट आई है। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो भारतीय हुकूमत को चेताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे इंडिया की जमहूरियत को, इंडिया के लोकतंत्र को, इंडिया के संविधान को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्म फोर्सेस तैयार हैं। ऐसे ही पत्थरबाजी होने लग गई, और पत्थरबाजी स्कूल ड्रेस में होने लग गई। इस प्रोसेस में 30 साल का समय लगा यशपाल जी, 30 साल का। जब इलेक्शंस में वो ताकतें जो कश्मीर का विभाजन चाहती थी वो चुनाव नहीं जीत पाई, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस पे वैसे लोग बिठाने शुरू किए जो पाकिस्तान परस्ती करते थे। और उमर अब्दुल्ला के अपने चाचा जो आजीवन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी रहे और विधायक भी रहे, आपको पता है उन्होंने लाइफ टाइम इंडिया का पासपोर्ट नहीं लिया, लाइफ टाइम इंडिया का पासपोर्ट नहीं लिया है, और उसने भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से विधानसभा का चुनाव जीता है। पीडीपी ड्यूअल झंडे की बात करती है, ऑटोनॉमी की बात करती है, सेल्फ रूल की बात करती है, और इंडिया में चुनाव लड़ रही है, और इलेक्शन कमीशन इनको चुनाव लड़ने दे रहा है। उसके बाद भी भारत में तानाशाही है, और जिस पाकिस्तान में एक चुने हुए वजीर आजम इमरान खान को जेल में डाल दिया जाता है, वो उसकी बात करते हैं, उसके साथ रिश्ते बनाने की बात करते हैं। आपको पाकिस्तान ने पिछले 76, 77, 78 साल में दिया क्या है? आपकी 2/3 पुंछ की जमीन जहां आपके पहाड़ी भाई रह रहे हैं, वो भाई जो बिछड़ गए हैं आपसे, उनको प्रताड़नाएं दी है, बलूचों के साथ अलग घटिया कृत्य किया है। तो उनकी जो पॉलिटिक्स है वो जिंदा ही इस चीज़ के ऊपर है कि वो इस तरीके की हरकतें करें। आपको मैं बताऊं, एनसी की बात आपने बहुत ज़्यादा कर ली, मैं पीडीपी की बात भी आपको बता देता हूं। आपको पता है महबूबा मुफ्ती, जो कि मुफ्ती सईद साहब की डॉटर थी, जब साउथ कश्मीर में कोई आतंकवादी मरता था, तब वो उसके जनाजे में जाती थी और वहाँ रोती थी।